हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज का हमारा टॉपिक है 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम। मतलब 18वीं लोकसभा जो अभी अभी हुआ है, जब सरकार बन चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है या इस टाइप के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक, उन सब का यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में एक छोटा सा वीडियो होगा और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि रिसेंटली कुछ ही दिन पहले 18वीं लोकसभा हुआ है। क्योंकि पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था, जो पिछली एग्जाम हुई थी, पिछली लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 17वां, इनमें इस एग्ज़ाम के बाद ही कई एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है वह कई माह इलेक्शन था, कितने माह इलेक्शन था। तो याद रखेंगे, सिर्फ आंसर था 17। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज कर गए। तो यहाँ आप इस लाइन को ही याद कर जाए कि यह 18वीं लोकसभा थी। 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है यह 18वीं थी। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे और उसे गलत कर दें आप, तो फिर आप सोच सकते हैं अपने आप पर रिजल्ट के लिए क्या बोल सकते हैं। चलिए इस पॉइंट पर देखते हैं आगे। 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई और इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। यहाँ इस लाइन को मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि 16 मार्च को जो है जब चुनाव की घोषणा हुआ था, लोकसभा चुनाव की 18वीं लोकसभा की, यह डेट आप उसे रट जाएं, यह डेट आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। यदि आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस डेट को आप रट जाएं, कोई बिना किसी कंडीशन की 16 मार्च 2024, 16 मार्च 2024। क्योंकि बिहार विधानसभा को जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसके बाद बीपीएससी में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार विधानसभा इलेक्शन की घोषणा किस डेट को की गई थी। 4 ऑप्शन नीचे दे दिया था, तो आप याद कर ले। तो इस बार जबकि बिहार विधानसभा की कोई बारे में क्वेश्चन बिहार से पूछा जा सकता है, तो यह 18वीं लोकसभा के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखें, 18 मार्च 2024 को 18वीं लोकसभा की घोषणा की गई थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। 18वीं लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरण में आयोजित किया गया, जिसके नतीजे 4 जून को घोषित किए गए। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। यहाँ से याद रखना है, ये याद रखिए, सिर्फ 7 चरण में आयोजित किया गया था। यह डेट कोई ज़रूरी नहीं है, यह 19 से 1 जून तक इलेक्शन हुआ था। यह आपसे नहीं पूछेगा, जरूर से बहुत आपसे पूछेगा कितने चरण में 18वीं लोकसभा हुआ है, तो यह 7 चरण में हुआ है। यहाँ से देख रहे किस पार्टी को कितनी बहुमत मिली है, ये भी यदि आपसे पूछ ले तो पूछ सकता है। उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछेगा। मेन पार्टी देख लेते हैं। बीजेपी को सीटों की संख्या जो बीजेपी को मिला है 240 है। इस साल 18वीं लोकसभा में बीजेपी को 240। वोट परसेंटेज आपसे नहीं पूछेगा। बीजेपी को 240, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन के आई है, जिसे 240 सीट मिला है। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे कांग्रेस आप बोलते हैं, उसे 99 सीट मिला है 18वीं लोकसभा में। थर्ड जो सबसे बड़ी पार्टी हो गया वो समाजवादी पार्टी है, जिसे 37 सीट मिला है। आपको एग्जाम में उसे क्रम सजाने के लिए बोलते हैं, किस पार्टी को बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में किस पार्टी को कितना सीट मिला है, या मैच करने के लिए यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो याद रखिए, बीपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वह है एआईटीसी, जिसे 29 सीट मिला है। और इसके बाद और ज़्यादा पार्टी के बारे में नहीं पूछेगा, 1 2 3 ऊपर वाले ही पूछेगा। इसके बाद देख सकते हैं, आप देख लिए, डीएमके को 22, टीडीपी को 16। आप पूछेगा तो यहाँ पर जेडीयू को कितना सीट मिला था, जेडीयू को 12 सीट मिला है। और भारत में जो उसका वोट परसेंटेज था यह 1.25% रहा है। और यह 12 सीट जो है जेडीयू को मिला है ओनली बिहार में। वो सिर्फ बिहार में इलेक्शन लड़े थे और उसके बिहार में सिर्फ 12 सीट मिला है और टोटल 12 सीट है। कुल मतदान 65.79 रहा है। इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। मतलब कुछ लोगों को जो एजेड हैं, आर्मी वाले हैं, ऑफिसर होते हैं, उनको अब डाक से भी वोट डालने की अथॉरिटी दिया है। वह डाक से वोट भेजते हैं, अपना वोट डाल करके अपने होम स्टेट जो बाहर पोस्टेड होता है आर्मी के और कुछ और जॉब वाले, जैसे कि मेरा डिफेंस में जॉब है, तो मुझे भी इस चीज़ की परमिशन मिली थी कि आप अपने स्टेट में अब लिफाफे में फॉर्म फिल करके, मतलब जो आपका वोटर लिस्ट में नाम होगा जिस राज्य में, वहाँ पर आप उसे वोट भर करके लिफाफे बंद करके आप वहाँ पर डाक के द्वारा भेज सकते हैं। ठीक है।
तो इस टाइप की इसमें काउंट नहीं किया गया है। उसे छोड़ करके जो इस बार जो ईवीएम से वोटिंग हुआ है वो टोटल जो हुआ है 65.79%। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ है। इसके बाद असम जिसमें 81% मतदान रहा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखें किस राज्य में क्या किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। तो यदि राज्य और केंद्र शासित ऑब्लिक में हो या तो और आपको याद रखना है उसमें टिक करना है 84% लक्षद्वीप। यदि सिर्फ राज्य ऑप्शन में हो और उसमें आपको केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन में ही ना हो तो इनमें से कोई नहीं लगाना। जैसे कि मान लेते हैं कि यदि आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछे सबसे ज़्यादा इनमें से किस राज्यों में सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है, आपको ए में लिख दिया असम, बी में बिहार, सी में उड़ीसा और डी में इनमें से कहीं नहीं। तो आपको इनमें से कहीं नहीं टिक नहीं करना है कि आपको लगे कि यार 84% वोट तो लक्षद्वीप में हुआ है, सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप है, इनमें से कहीं नहीं। यदि सिर्फ राज्य है क्वेश्चन में और असम दिया हुआ है तो आपको असम में आंसर करना है। यदि क्वेश्चन ऐसा हो निम्नलिखित में से किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है, इसमें ऑप्शन में असम हो, बिहार हो, उड़ीसा हो और डी ऑप्शन हो, इनमें से कोई नहीं, तब जाकर के आपको इनमें से कोई नहीं टिक करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा हुआ है लक्षद्वीप में। और यदि लक्षद्वीप ऑप्शन में हो तब तो ठीक है। यही हो पैटर्न आप समझ लीजिए, क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं इनमें से कोई नहीं टिक करके आ जाते हैं, लगता है कि इसमें से तो कोई नहीं था, ठीक है, क्योंकि है तो लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते, वहाँ सिर्फ राज्य लिखा था या राज्य ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी भी था। इस पर फोकस करना है आपको। सबसे कम मतदान बिहार में हुआ है। अब सोच सकते एजुकेशन भी सबसे कम बिहार में, गरीबी भी सबसे ज़्यादा बिहार में, और जब मतदान की बारी आ गई तो मतदान में भी हम वोट डालने ही नहीं गए। सिर्फ 56.19% मतदान हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनकी एक कारण तो ये है कि बिहार के ज़्यादातर लोग बिहार से बाहर नौकरी करने चले जाते हैं, एक रीज़न तो ये भी है, और साथ साथ कई रीज़न हैं जहाँ जिसकी वजह से बिहार में सबसे कम मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 56.58% मतदान हुआ है, जो बिहार से थोड़ा सा ज़्यादा है। कहने का मतलब सबसे कम बिहार और सेकेंड कम में जम्मू कश्मीर। चुने गए सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष है। इसमें 3 सांसद जो हैं 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज सांसद डीएमके के टी.आर. बालू जो 82 वर्ष के हैं, मतलब अब 83 हो गए होंगे, मतलब उस समय इलेक्शन टाइम में उन्होंने 82 वर्ष के थे। कहने का मतलब यहाँ पर है सिर्फ 3 सांसद 25 वर्ष के हैं, मतलब युवा तो पॉलिटिक्स में जाते नहीं हैं। सीधी सी कहानी ये है। क्यों नहीं जाते हैं आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, आपको भी पता होगा ये कहानी। और टोटल एवरेज एज जो है 56 ईयर का है जितनी पॉलिटिशियन हैं। सबसे उम्रदराज व्यक्ति 63 साल के हैं, के.टी.आर. बालू। नेक्स्ट देखते हैं। कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित हुई हैं, जो विगत लोकसभा 2019 के चुनाव में 78 महिला सांसद बनी थी, जिससे 4 कम है। मतलब पिछले बार इलेक्शन में 19 के इलेक्शन में 78 महिलाएं ने सांसद बनी थी, इस बार 74 महिला सांसद बनी हैं, जो घट गया है। याद रखिए, बढ़ जाता तो हो सकता है एग्जाम में ना पूछे, लेकिन घट गई है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कितनी महिला सांसद 2018वीं लोकसभा में जीत करके आई हैं, तो 74। पिछले बार 19 में कितने थे, तो 78। 2019 के लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद में भी चुने गए हैं। याद रखिए 216 सांसद रिपीट हुए हैं, बाद बाकी नए सांसद जीते हैं। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामला दर्ज हैं। देखिए, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, हम लोग चाहें तो इस चीज़ को बदले जा सकते हैं, हम लोग बदल सकते हैं। कैसे, आप देख सकते हैं कि हम लोग जब भी इलेक्शन में वोट देते हैं, जिसकी नाम बड़ी हो, जो फेमस हो, उसे देते हैं, देना भी चाहिए। लेकिन हम फेमस के नाम पर फेमस को वोट हटा करके जो कुख्यात होता है उसे वोट दे देते हैं। एक चीज़ तो यह है। दूसरी चीज़, हम उसे वोट देते हैं जो हमें पैसा देता है। पैसा किसके पास है, जो कुख्यात है, जिसके पास बाहुबली है, पैसा भी ढेर, वही इकट्ठा करके रखा है। जो माफिया है उनके पास पैसा है। तीसरी चीज़, हम जाति के आधार पर वोट दे देते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए क्या करता है, राज्य के लिए क्या करता है, देश के लिए क्या करता है, उससे कोई लेना देना नहीं। हम जाति के आधार पर वोट आज भी डाल रहे हैं। इनके साथ साथ और कई रीज़न हो सकता है जो आप जानते होंगे,
वो आपसे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि और किन किन रीजन की वजह से हम इस तरह से आपराधिक मामले वाले 46% सांसद तक को चूज करते हैं। अब सोचिए, जिस देश की 46% सांसद करप्ट हो, एक लाइन में समझे, या अपराधी हो, ये सांसद हमारे लिए क्या भला सोच सकता है। अब सोचिए, जो अपने घर के आसपास या अपने क्षेत्र में, अपने स्टेट में दबंग है, अपराध तो वही करता होगा। वो ऐसा तो नहीं है ना कि बिहार के लोग बंगाल में जाकर अपराध करते होंगे, बंगाल वाले असम में अपराध करते होंगे। अपने ही क्षेत्र में अपराध करते हैं, चाहे जो भी अपराध करते हो, क्राइम करते हो, चोरी करते हो, डकैती करते हो, रेप करते हो, जो भी करते होंगे, और उसके बावजूद भी वहीं के लोग उसे सांसद बनाते हैं। तो इसे भी हम लोगों को एक बार गौर करने की ज़रूरत है कि हम इन ऐसे लोगों को वोट न दें। आगे देखते हैं। लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 28 मुस्लिम सांसद और 3 बौद्ध सांसद इस बार जीते हैं 18वीं लोकसभा में। 18वीं लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीति इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। याद रखिएगा, सिर्फ इंदौर लोकसभा सीट से 3 रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। ये रिकॉर्ड क्या क्या है जो आपके सामने यहाँ पर मिलेंगे आपको। पहला है, भाजपा का प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुए। मतलब भाजपा के जो प्रत्याशी थे इंदौर लोकसभा सीट से शंकर लालवानी, उन्हें 12,26,751 वोट प्राप्त हुआ है। मतलब वो सबसे ज़्यादा मतों से उन्होंने जीते भी हैं, सबसे ज़्यादा मत उन्हें प्राप्त भी हुआ है। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोट अंतर 11,75,092 वोट से पराजित किया है। 2 तो यही बना दिए। याद रखिए, कुछ नहीं याद करना, भाजपा के सांसद है, इंदौर से हैं। इंदौर हमारे देश का सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है, और 7वीं बार वह सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है। तो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, यहाँ पर रिकॉर्ड बना है भाजपा के सांसद शंकर लालवानी के द्वारा सबसे ज़्यादा वोट मिला है। वो आपको वोट नहीं पूछेगा कितना वोट मिला है, सबसे ज़्यादा वोट उसे मिला है और सबसे अपने प्रतिद्वंदी को सबसे ज़्यादा वोट से हराया है। क्यों हराया है, उसके पीछे रीज़न है कि उन्होंने फर्स्ट पोजीशन पर उसका नाम था, सेकेंड पर कोई था ही नहीं। आपको ऐसा कैसे हो सकता है, सेकेंड जिसको आया है वो है नोटा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,654 वोट नोटा को प्राप्त हुआ है। मतलब जो सबसे ज़्यादा लोग वोट दे दिया है ना, वहाँ पर जो भारत में जो सबसे कह सकते हैं, भारत में इस लोकसभा सीट में, इस लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो वोट पड़ा है नोटा को, तो वह इंदौर में ही पड़ा है। यहाँ पर 2,18,674 वोट नोटा को दिया गया है इंदौर सीट पर। एक रिकॉर्ड ये भी है, सर्वाधिक हुआ। जबकि अब तक किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में नोटा को इतना बहुमत नहीं मिला था। मतलब आज तक, जब से नोटा शुरू हुआ है, ठीक है, ईवीएम में, तब से आज तक नोटा को इतनी वोट कभी किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में नहीं मिला था, पहली बार मिला है। ये इतनी बड़ी रिकॉर्ड है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखेंगे कि 19वीं लोकसभा में 2019 में, 19वीं नहीं 17वीं लोकसभा जो 2019 में हुआ था, इसमें गोपालगंज बिहार में सर्वाधिक वोट नोटा को पड़ा था, वह था 51,660 मत, और यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं इस बार नोटा इंदौर में सबसे ज़्यादा पड़ा है, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीते हैं। याद रखेंगे, सूरत इस साल जो है सबसे स्वच्छ शहर का जो दर्जा मिला है, आपको याद होना चाहिए कि सबसे पिछले बार से, मतलब लगभग लगातार 7 साल से इंदौर स्वच्छ शहर हो रहा है, और इस बार इंदौर के साथ साथ सूरत दोनों ज्वाइंट रूप से सबसे स्वच्छ शहर भारत का बना है। तो सोच सकते हैं दोनों स्वच्छ शहर में रिकॉर्ड बन रहे। सूरत से भी रिकॉर्ड बन गया। मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीते हैं, भाजपा के उम्मीदवार थे। श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी थे और दूसरे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। वो भी लगातार। याद रखेंगे, यदि लगातार ना हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं, ठीक है। लगातार यदि तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए शपथ लेने वाले व्यक्ति में दूसरे स्थान पर पहुँचे हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी जी हैं।
देखिए यहाँ से कई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ से एग्जाम में, पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पिछले चुनाव के रिलेटेड, विधानसभा चुनाव से रिलेटेड। तो उम्मीद करते हैं इस इलेक्शन से 18वीं लोकसभा चुनाव से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यह हमारा छोटा टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया है। हम अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे और वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।